स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिएगा और सपोर्ट के तौर पर प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्काई ड्राइवर हैं शीतल महाजन। चलिए जानते हैं शीतल महाजन के विषय में। नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन भारत की प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर हैं। 13 नवंबर 2023 को ये माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, और इसके साथ इनके पास एक और ख्याति है। क्या है कि शीतल महाजन को वर्ष 2001 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद अगर बात करें शीतल महाजन की, तो शीतल महाजन जो है ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बलिया जिले की सीमा को लखनऊ जिला जो है स्पर्श नहीं करता है। लखनऊ जिला जो है वो किसको किसको स्पर्श करता है? तो पूरब में बाराबंकी को स्पर्श करता है। कहाँ पे? पूरब में जो है बाराबंकी को स्पर्श करता है। पश्चिम में उन्नाव है। पश्चिम में क्या है? उन्नाव है। पूरब में बाराबंकी है, पश्चिम में जो है उन्नाव है, और दक्षिण में जो है रायबरेली जिला पड़ता है। लखनऊ के दक्षिण में रायबरेली पड़ता है और उत्तर में सीतापुर और हरदोई जिला पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों जो ऑप्शन में दिए हुए जिला हैं ये तो लखनऊ को टच करते हैं, पर बलिया जो है ये लखनऊ को टच नहीं करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा जो है वो स्पर्श नहीं करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड राज्य जो है, झारखंड राज्य की जो सीमा है उससे मध्य प्रदेश राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। अब जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है किससे किससे लगती है। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करती है। इन सभी सीमाओं को स्पर्श करती है। ठीक है, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की जो सीमा है वो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता? ठीक है, पहले तो ये भी ध्यान में रखना है कि फुटबॉल के लिए कौन सा कप दिया जाता है, तो डूरंड कप दिया जाता है। ठीक है, और प्रश्न भी हमको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न भी बन जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रख करके चलना है। पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करनी है, समझना है। तो 3 सितंबर 2023 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब मोहन बागान ने जीता। ठीक है, मोहन बागान जो है, मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर है। और डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। डूरंड कप जो है ये एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो अब्रक जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरेली जो है, बरेली जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश का जो है पहला जिला बन गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में
नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्ता एवं संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो ये जो है आपका 7 स्टार क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लोग डॉट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आ सकता है। आगे क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहदर्थ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, प्रश्न है ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आगे प्रश्न है, सितंबर 2023 में किसे 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वहीदा रहमान को जो है सितंबर 2023 में 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए जो है इनको अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर यहीं पे बात होती है कि 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसको दिया गया था, तो यह दिया गया था बॉलीवुड की अभिनेत्री आशा पारेख को। ठीक है, तो दोनों को ही याद रखेंगे आप। हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाए, हो सकता है, क्योंकि कभी कभी विगत वर्षों का भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन है, साइंस से है, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा जो होता है वो 3600 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ये हवाई अड्डों के विषय में बताया गया है। जैसे वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है, इसके बाद आगरा में आपका खेरिया हवाई अड्डा है, और इसके बाद जो आपका कानपुर में दिया है फुर्सतगंज हवाई अड्डा, तो ये कानपुर में नहीं है। ठीक है, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है। कानपुर में कौन सा? चकेरी हवाई अड्डा है। और फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पे है? फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है ये अमेठी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है हमारा सुमेलित नहीं है। कानपुर में कौन सा है? चकेरी हवाई अड्डा है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, लिख लीजिए आप लोग। और फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है ये अमेठी में है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 11 मई 1999 को ही भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। और इसी की वजह से जो है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। ठीक है, 1999 के बाद से, यानी कि हम 2000 से जो है क्या करते हैं, 11 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे हम। अगला जो हमारा प्रश्न है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मोटर वाहन की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो संविधान की राज सूची के अंतर्गत प्रविष्ट 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो ये किसके अकॉर्डिंग आता है? राज सूची के अकॉर्डिंग आता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैरीलैंड। कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन डी, मैरीलैंड। 14 अक्टूबर 2023 को मैरीलैंड अमेरिका के मैरीलैंड शहर में जो है BR अम्बेडकर जी की जो है 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हमारे देश के विषय में है और जिन्होंने हमारे देश के संविधान को बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और उनके स्टैचू का बनना, यानी कि अभी तक विश्व में इनका जो है भारत के बाहर इनका
पहला ऐसा स्टैचू है जो इतनी बड़ी स्टैचू बनी है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी ख्याति है। कितने फीट ऊंची है? 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। यह भारत से बाहर स्थित अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है, यानी कि विश्व में भारत के बाहर अभी तक इतनी ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा नहीं बनाई गई थी। और यह प्रतिमा 14 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के मैरीलैंड में बनाया गया है। सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को हॉकी के महान प्लेयर जो रहे हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती होती है और उन्हीं के जयंती के रूप में हम क्या करते हैं? खेल दिवस को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित है। सारनाथ कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, आप जो सारनाथ है ना, वो अध्यात्म की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, हिंदू धर्म के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और बौद्ध धर्म के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। और ये वाराणसी जिले में स्थित है, ये बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में उपस्थित एक बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध जो है तीर्थस्थल है। अगर बात की जाए यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड बात की जाए, देखिए सारनाथ में सारनाथ का भगवान शंकर का तो मंदिर है ही। इसके बाद में यहाँ पे अगर बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे अपना प्रथम उपदेश दिया था। और उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलेंगे और आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा आगे है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है वो प्लीहा होता है। क्या होता है? प्लीहा होता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा हुआ प्रश्न है ये। आगे प्रश्न देखेंगे, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो आई होप इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। तो सबसे तुरंत जो भोजन ऐसा है कि शक्ति प्रदान करता है वो क्या है? ग्लूकोज है। ऑप्शन 20 प्रश्न का जो है सही आंसर है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है उसको भी याद रख लेंगे, कभी कभी क्या है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। C6H12O6 लिख देती हूँ मैं, C6H12O6। ठीक है, इस तरीके से इसका फार्मूला होता है और ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है। अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो ये स्वाद में मीठा होता है और सजीवों की कोशिकाओं के लिए ये सर्वप्रथम जो है ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी इसको लेने से तुरंत हमारे शरीर में एक अच्छी एनर्जी आ जाती है। अगर इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आप कोई भी मेडिकल में जाते हैं या फिर रनिंग वगैरह में जाते हैं, जस्ट लाइक अगर मान लीजिए कि यूपीपी की रनिंग हो रही है या यूपीएसआई की रनिंग हो रही है या फिर कोई भी मतलब कि रनिंग का काम हो रहा है या फिर ऐसी ज़रूरत है जहाँ पे आपको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, अपने पानी में ग्लूकोज को मिला करके पीते हैं ताकि उनको तुरंत जो है एनर्जी मिले। और उनका ग्लूकोज लेने से ये भी होता है ना कि क्या बोलते हैं कि मुंह में जो होता है हमेशा नमी बनी रहती है। तो कई सारे रीजंस होते हैं, इसकी वजह से दौड़ के टाइम पे लोग अक्सर करके मुंह में अपने या फिर पानी में मिला करके ग्लूकोज का सेवन करते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय गणतंत्र में 2 फरवरी 1950 को नए भारतीय संविधान के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 2 फरवरी 1950 को। संविधान बनने के कुछ समय बाद जो है 2 फरवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का विधानसभा का कार्यकाल शुरू हुआ। और इसके जो
पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं वो पुरुषोत्तम दास टंडन जी बनाए गए थे। आगे देखेंगे, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने कराया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। आगे प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तो सबसे प्राचीन जो यंत्र है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। वीणा जो है ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। और भारतीय संस्कृति और संगीत का जो है सबसे पुराना जो नाता रहा है वीणा के साथ रहा है, जबकि सितार, सरोद, तबला ये क्या है? मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, मध्यकालीन है और सबसे प्राचीन जो है वीणा है। आगे हम देखेंगे प्रश्न, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का किस राज्य के बाद स्थान है? यानी कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा स्थान जो है, मतलब मान लीजिए अगर 4 स्थान हैं या 3 स्थान है, तो किस राज्य के बाद जो है उत्तर प्रदेश का स्थान आता है क्षेत्रफल के अनुसार? तो देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की भारत में क्षेत्रफल के अनुसार इसके स्थान की, तो उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो 4 है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो क्या है? यूपी की जो रैंकिंग है वो 4 है। ठीक है, पहली रैंकिंग राजस्थान की है, पहली जो रैंकिंग है वो राजस्थान की है। दूसरी जो रैंकिंग है वो एमपी की है, दूसरी रैंकिंग किसकी है? एमपी की है। तीसरी जो हमारी रैंकिंग है वो महाराष्ट्र की है, तीसरी रैंकिंग महाराष्ट्र की है। तो यूपी की रैंकिंग किसके बाद आ रही है? महाराष्ट्र के बाद आ रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के बाद जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान आता है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक इसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन में हो जाना चाहिए? ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो तो ऑप्शन ए होगा कि 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। लेकिन अब हमको जानना ये जरूरी है कि भारत में राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के जो है चौथे क्लॉज में ये बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352(1) के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है, आपातकाल घोषणा की अनुमोदन किया जाता है, तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर क्या हो जाना चाहिए? इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगर 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन नहीं होता है तो वह घोषणा जो होगा प्रवर्तन नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जो टोटल लंबाई है वो है 341 किलोमीटर, 341 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किन जिला या फिर राज्यों को जोड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले को जो है लखनऊ से जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो देखिए यह जो किया गया था ये आपके संविधान के अनुच्छेद 93 के अकॉर्डिंग किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में यह बताया गया कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ जो है ये संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
वर्गीज कुरियन किससे संबद्ध है? ठीक है, तो वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति से संबंध है। श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंध है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम ब्लू क्रांति की बात करते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि नीली क्रांति की बात करते हैं, तो नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश है। ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। आगे हम प्रश्न देखेंगे, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो शिशुओं को लगाया जाता है वो लगाया जाता है रोहिणी, कुकुर खांसी देखते होंगे कि बच्चे बहुत मतलब खांसते हैं, उसमें से बहुत भद्दी सी आवाज़ आती है। ठीक है, और कभी कभी ये खांसी बड़ों को भी हो जाती है, मतलब सूखी खांसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कुकुर खांसी और टिटनेस से रक्षा करने के लिए लगाई जाती है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे हमको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं और देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में मिलान करना है और किस नदी पे कौन सा बांध है ये पूछ रहा है आपसे। तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पे है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी पे है। पोंग डैम जो है ये कहाँ पे है? पोंग डैम ब्यास नदी पे है। पोंग डैम जो है ये कहाँ पे है? पोंग डैम ये आपका व्यास नदी पे है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका। इसके बाद टिहरी डैम जो है यानी कि टिहरी बांध जो है ये कहाँ पे है? तो टिहरी बांध आपकी भागीरथी नदी पे है। भागीरथी नदी पे है। और थीन डैम जो है ये रीवा नदी पे है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑप्शन जो हमारा है इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले का चौथा। ठीक है, हीराकुंड महानदी पे है और दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और डी का जो है पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सी आंसर जो है सही है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है सही मिलान कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेल नहीं है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले ही आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। शिमला क्या उत्तर प्रदेश में है? शिमला कहाँ पे है? शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी मिलान देख लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं सही है। तो देखिए दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान और कोडई कनाल जो है तमिलनाडु में है। तो ये बाकी सही हैं, बाकी सभी सही सुमेलित हैं, जबकि जो है यही सही सुमेल नहीं है कि शिमला उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ेंगे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का था? मैसूर का शासक था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टीपू अपने पिता हैदर अली, टीपू के पिता का नाम क्या था? हैदर अली था। इनकी मृत्यु जब हो गई तो 1782 में मैसूर का शासक टीपू सुल्तान बना। तो 1782 में मैसूर का शासक कौन बना? टीपू सुल्तान बना। यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है द रॉयल मुहम्मदन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, सर सैयद अहमद खां। 19वीं शताब्दी के मुस्लिम सुधारकों में सर सैयद अहमद खां का जो नाम है ये विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। द रॉयल मुहम्मदन ऑफ इंडिया सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा एक समाचार पत्र था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार जो रेल यात्रा मतलब शुरू की गई थी ये की गई थी कहाँ से की गई थी? बम्बई से थाड़े के लिए की गई थी। कब की गई थी? 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में बम्बई, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बम्बई से थाड़े के लिए चलाई गई थी। कभी कभी ये भी पूछता है कि पहली बार जब ट्रेन चलाई गई थी तो कहाँ से कहाँ के लिए चलाई गई थी? तो बम्बई से थाड़े के लिए चलाई गई थी। किस डेट पे चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी।
अगला क्वेश्चन है क्रीमी लेयर संबंधित है। तो देखिए क्रीमी लेयर जो है ये इंग्लिश नेम है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे नवोन्नत वर्ग। नवोन्नत वर्ग मतलब कि इससे तात्पर्य है कि जो सामाजिक एवं आर्थिक हालत से संबंधित है, जिसका संबंध जो है सामाजिक और आर्थिक हालत से संबंधित है। ऐसे आरक्षित श्रेणी या वर्ग का होना जो सामाजिक व आर्थिक स्थिति से काफ़ी संपन्न होता है फिर भी आरक्षण का लाभ लेता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रीमी लेयर बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न देखेंगे, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 जून को। प्रत्येक वर्ष 12 जून को जो है संपूर्ण विश्व में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2002 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा। आगे हमारा हिंदी सब्जेक्ट है और देखेंगे इसके प्रश्नों को। हिंदी का हमारा जो पहला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म जो है गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिया हुआ है ये ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है। भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी का युग्म नहीं है, बल्कि किसका है? भोजपुरी जो है, भोजपुरी हो गई, महगही हो गई, मैथिली हो गई, ये बिहारी हिंदी का है, बिहारी हिंदी का बोली है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो अवधि दिया है ये पूर्वी हिंदी की भाषा है, ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी की है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का है। तो बाकी सभी सही मेल हैं। यहाँ पे सी आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ये सही मेल नहीं था। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है सही है, ठीक है। तो आप लोगों का ये डिमांड था कि क्वेश्चन हिंदी में बहुत इजी हो रहे हैं, टफ नहीं है, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपके जनरल हिंदी आएंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चूंकि मैं कंबाइन आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, किसी एक यूनिवर्सिटी का नहीं, तो सभी के लिए मैं चाहती हूँ कि इन वीडियो से सभी का सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। और चूंकि यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस होता है ना, वो पूरा सिर्फ जनरल हिंदी बता दिया गया है कि सामान्य हिंदी से क्वेश्चन होंगे और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपके सिलेबस को डिफाइन नहीं किया गया है। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है आप बाद में उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो, इसलिए हमको क्या करना है, पहले से ही अपना अच्छे से तैयारी बना करके रखनी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। स बोल के देखिए आप, स, ठीक है। स जब आप बोलते हैं तो क्या होता है, स बोलते समय आपका जीभ जो है वो दांत पे आकर के लगती है, तो ये क्या है, उच्चारण स्थान इसका क्या है, दंत है। स बोलने पे क्या होता है, जीभ जो है वो दांत को टच करती है, ठीक है। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन संध्या अस्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? अस्पर्श संघर्षी कौन से व्यंजन संध्या कहलाती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। च, जैसे च बोलते हैं ना, तो हम लोगों को कैसा लगता है, जैसे ऊपर का जो तालु है उसको हल्का सा टच करते हैं, च, ठीक है, मतलब बिल्कुल अच्छे से नहीं, लेकिन हल्के से टच करते हैं और उच्चारण करते हैं, च, छ, ज, झ, ठीक है, इस तरीके से। तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, सभा की बात की जा रही है, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। भीड़ की बात हो रही है तो भीड़ में भी बहुत सारे लोग होंगे। कक्षा है तो कक्षा मतलब क्लास की बात है तो क्लास में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, क्लास की बात हो रही है। दौड़ की बात हो रही है तो ये भाववाचक संज्ञा है, दौड़ जो है ये भाववाचक संज्ञा है, न कि समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है, तो दिन शब्द जो है यहाँ पे पुल्लिंग है, दिन शब्द क्या है, पुल्लिंग है। आगे देखेंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद के प्रकार हैं। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के लिए जो सबसे अच्छा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुषवाचक होता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम जो होता है पुरुषवाचक होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौट आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है विशेषण है? तो देखिए, सालों बाद उसका पति जो है लौट के आया। अब यहाँ पे क्वालिटी बता रहा है, पति क्या है, प्रवासी है, प्रवासी मतलब कहीं दूर निवास करता है।
अपने घर पे ना रह के अपने मतलब कि रोजगार के लिए वो कहीं और क्या कर रहा है, वास कर रहा है। प्रवासी, कहीं और जाके वास करना, ठीक है। तो प्रवासी क्या हो जाएगा, प्रवासी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो मीरा यहाँ पे क्या कर रही है, जोर से हंस रही है, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल बताइए, यानी कि टेंस बताना है कि ये किस काल में है, किस समय का है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। तो ये क्या है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इंग्लिश आप लोग को ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अभूतपूर्व काल हो जाएगा, ठीक है, अभूतपूर्व काल। आगे चलेंगे और प्रश्न देखेंगे। अमीय का तत्सम रूप है। अमीय का तत्सम क्या होता है, अमृत। अमीय किसको बोलते हैं, अमृत को बोलते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न देखेंगे। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची गगन है, नभ है, अंबर भी है, ठीक है। लेकिन अवनी जो है ये पृथ्वी की पर्यायवाची है। अवनी जो है ये धरती का पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है, धरातल का पर्यायवाची है, भूधरा का पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन अवनी जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नोट करेंगे आकाश का पर्यायवाची क्या क्या होता है, गगन, नभ, अंबर, ध्रुव, व्योम, अभ्र, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, ठीक है। इस प्रकार से आकाश के पर्यायवाची नोट कर लिए। अब जो है आप पृथ्वी के भी पर्यायवाची को नोट कर लीजिए। पृथ्वी, ठीक है, अवनी, भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अचला, क्षिति, मही, ये सभी जो पर्यायवाची हैं ये आपके अवनी यानी कि पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इसे आप वीडियो स्लो करके या फिर पीछे करके नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे क्वेश्चन है, अवर का विलोम क्या होता है। तो अवर का जो विलोम होता है प्रवर होता है। अवर का विलोम क्या होता है, प्रवर होता है। और लघु का जो होता है, लघु का क्या होता है, दीर्घ होता है। लघु का क्या होगा, दीर्घ होगा, ठीक है। लघु का दीर्घ होगा। और कनिष्ठ का क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। कनिष्ठ का क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, लघु का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। प्रवर का क्या, अवर का क्या होगा, प्रवर होगा। इसके बाद है सुधा का अनेकार्थ शब्द क्या है। सुधा का अनेकार्थ शब्द क्या है, तो अमृत, पानी, ये जो है सुधा का अनेकार्थ शब्द है। इसको और इसके और अनेकार्थ शब्द होंगे, कौन कौन से, अमृत, पानी, मकरंद, रस, मधु, सुधा, ये सभी क्या हैं, इसके अनेकार्थ हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिसकी पहले से आशा न की गई हो उसे क्या बोलते हैं। तो जिसकी पहले से आशा न की गई हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। जिसकी पहले से आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। अच्छा, जो जिसकी मतलब कि क्या हो, जो आशा से अधिक हो, मतलब जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत बोलते हैं। मतलब जो आशा से भी अधिक हो उसे आशातीत बोलते हैं। और जो आशा बढ़ाने वाला हो उसे आशाजनक बोलते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए किसी से आपने कोई काम करने को कहा, उसने आपका काम जो है अच्छे से कर दिया, अब आप को उस पर विश्वास हो गया, तो यानी कि वो अब क्या है, विश्वास पात्र है, आशाजनक है। आपको उस पर आशा करने, आप उस पर आशा कर सकते हो, आप होपफुली क्या है उस पर विश्वास कर सकते हो, आशा कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आशाजनक जो होता है मतलब आशा बढ़ाने वाला, ठीक है, तो उसको आशाजनक बोलते हैं। और जो आशा के अनुसार हो उसे बोलते हैं प्रत्याशित। जो आशा के अनुसार हो उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रत्याशित बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, सिर फिर जाना। लोग बोलते हैं ना, अरे मूड खराब हो गया, अरे दिमाग खराब हो गया है। तो सिर फिर जाने का मतलब क्या होता है, बुद्धि ठिकाने में न रहना। अरे यार मेरा दिमाग सही नहीं है, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, तो बुद्धि ठिकाने में नहीं रहना। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, जो पढ़ा लिखा न हो, यही होता है काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक। आगे चलेंगे।
श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है? श्वेत और स्वेद का जो है अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्वेत मतलब सफेद और स्वेद का मतलब जो होता है पसीना होता है। श्वेत का मतलब क्या होता है? पसीना होता है। आगे चलेंगे। धड़ाक में प्रत्यय है धड़ धन आक, धड़ धन आक, धड़ धन आक, तो क्या हो जाएगा? आक प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय जो है बाद में लगता है किसी शब्द में, और उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लग करके उसका मतलब बदलता है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है सख्यागमन का संधि विच्छेद है। तो सख्यागमन का मतलब क्या है? सखियों का आगमन। सख्यागमन का मतलब सखियों का आगमन। यहाँ पे ए आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सख्यागमन का मतलब सखियों का आगमन, सखी धन आगमन। ठीक है, यहाँ पे यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। कौन सा संधि है? यड़ संधि है। आगे देखेंगे देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? तो अगर इसका विग्रह करते हैं, देखिए समास का मतलब होता है विग्रह करना, यानी कि उसको तोड़ना। ठीक है, विग्रह करिए, देखिए क्या होगा। देश के लिए भक्ति, देश के लिए की गई भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति हुई। तो यहाँ पे क्या है? तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तत्पुरुष समास का। आगे क्वेश्चन है निम्न में से मिश्रित वाक्य है। निम्न में से मिश्रित वाक्य है तो ऑप्शन डी जो है, मैंने सुना कि नीना पास हो गई, ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन ए और सी जो हैं आपके, वर्षा हो रही है, सुधीर पढ़ता है, ये सरल वाक्य है, बिल्कुल सिंपल वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट, एक सिंपल प्रेजेंट में है और एक सिंपल आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, और इसके बाद जो है बात किया जाए ऑप्शन बी के विषय में, तो बी जो है आपका संयुक्त वाक्य है। जब भी और तथा के साथ आपको वाक्य देखने को मिलता है, और तथा के साथ में देखने को मिलता है, तो वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य मतलब दो वाक्य तो हैं, लेकिन क्या है? किंतु, परंतु, लेकिन, की के साथ में जुड़े होंगे, तो ये क्या है? आपके मिश्रित वाक्य हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है? शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे तो यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कृपया खुले पैसे दें। कृपया खुले पैसे दें, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही है। ये वाक्य जो है पूरी तरीके से सही है। अच्छा, बाकियों का आप देखो, कृपया करके खुले पैसे दें, तो आपको अटपटा नहीं लग रहा बोलने में? कृपया खुले पैसे देने की दया करें। देखिए पहले तो कृपया, फिर दया शब्द लगाने की क्या जरूरत है भाई? तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। एक बार कृपा है, फिर से कृपा है, तो मतलब सेंटेंस में सिर्फ एक ही शब्द बार बार। तो यही है ग्रामर को और बोलचाल की भाषा में कितना अंतर होता है। तो यहाँ पे बाकी सभी विकल्प गलत हैं। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, और अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो हमारा शब्द है यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन बी जो है उत्तरदायी। उत्तरदायी जो है ये सही तरीके से लिखा गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। किस छंद में 26 मात्राएं तथा 14 और 12 यति होती हैं? ठीक है, 14 12 यति होती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गीतिका में जो होता है क्या होता है? गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं और यति जो होते हैं 14 12 होते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण है। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप पड़ो प्रभात। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस तरीके से आपको दे देता है दोहा, छंद, कुछ भी, और उसमें पूछ लेता है भैया बता दो कौन सा अलंकार है। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे किस अलंकार का प्रयोग किया गया है आप भी बता सकते हैं। जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। म्याऊं की ठौर पकड़ना, म्याऊं की ठौर पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जोखिम भरा कार्य करना। ठीक है, जोखिम का कार्य करना या जोखिम भरा कार्य करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। खड़ी बोली,
खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है? खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो खड़ी बोली हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है पश्चिमी भाषा से हुई है। किससे हुई है? पश्चिमी हिंदी से हुई है। पश्चिमी हिंदी से हुई है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, पश्चिमी हिंदी से हुआ है। प्रश्न है, भगवद गीता का संधि विच्छेद है? तो भगवद गीता का संधि विच्छेद भगवत धन गीता, भगवत धन गीता होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं होना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृत चिदंबरा के लिए वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंत जी पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। और लीगल एप्टीट्यूड का जो पहला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ा झटका निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अंग्रेजी की अन्य सभी प्रथाओं ने भारतीय सांप्रदायिक सद्भाव में विघ्न डाला। देखो, सांप्रदायिकता से मतलब है कि लोगों में हिंदू मुस्लिम किया गया, फिर दलित और उच्च वर्ग का बात किया गया, तो इस तरीके से लोगों को जातिवाद के नाम पर भड़काया गया, फूट डाला गया, यानी भारत को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई। ठीक है, ये है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे होते हैं मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, और इस तरीके से जो भी केस की तरह से मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ वो सभी मेंटल एबिलिटी के आपके क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ब्रिटिशर्स का एक ऐसा रूल था जो कि फूट डालो और राज करो से मेल नहीं खाता है, अलग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उनकी नीतियों के खिलाफ जो है आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भावना की भावना जगा दी। जब लोगों को ऐसा लगा, जब ये बहुत बड़े स्तर पे ऐसी चीज़ें करने लगे, ठीक है, तो लोगों को इसके विषय में जागरूकता हुई और वो जान गए कि हमें लड़ाने के पर्पस से ही ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखेंगे, तस्करी एक आर्थिक अपराध है। तस्करी जो है, तस्करी करना, स्मगलिंग, ठीक है, एक आर्थिक अपराध है। जिन वस्तुओं की अधिकतम तस्करी की जाती है उन्हें ड्रग यानी कि हीरोइन, सोना और चांदी, हीरे, हथियार, विस्फोटक, रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि शामिल हैं। ठीक है, जिनकी स्मगलिंग की जाती है उनके विषय में उनकी ये लिस्ट बताई गई है। अब पूछ रहा है कि तस्करी को नियंत्रित करने के लिए एक चुनौती का कार्य कौन नहीं करता है? तो यहाँ पे देख रहे हैं बृहद और निर्बाध सीमा, मतलब जो कई सारे ऐसे देश हैं, जैसे भारत और नेपाल की ही सीमा देख लीजिए, तो भारत में कोई भी नेपाल से आ सकता है और भारत का कोई भी व्यक्ति जो है नेपाल जा सकता है। यहाँ पे किसी प्रकार के वीजे की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर किसी प्रकार के पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मानव संसाधन बाधाएं, तो यहाँ पे है ई कॉमर्स आविर्भाव। ठीक है, यानी कि सोशल साइट्स या फिर सोशल मीडिया का जो उद्गमन हुआ है उसके विषय में। इसके बाद है संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है ये चुनौती नहीं देता है, बल्कि क्या करता है? सहयोग करता है कि कहाँ पे तस्करी हो रही है, कैसे तस्करी हो रही है। अब यहाँ पे जो बृहद, बड़े और निर्बाध सीमाएं जो हैं, जहाँ पे देशों के बीच में सीमाएं नहीं है, राज्यों के बीच में सीमाएं नहीं है, तो जो तस्करी करने वाले लोग होते हैं वो ये सारी चीज़ें जानते हैं कि हाँ, कौन से देश में जाने पे जो है वहाँ पे वीजे की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं जाता हूँ तो आसानी से जाके आ सकता हूँ। तो ऐसे जगहों पे लोग क्या करते हैं, पहले अपना एक चेन बनाते हैं और वहाँ से तस्करी अपना आसानी से करते हैं। जैसे अक्सर करके आपको देखने को मिलता होगा कि नेपाल के रास्ते आते हुए यहाँ पे मतलब बहुत सारे आतंकवादी पकड़े गए या फिर कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये संस्थाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये तो सहयोग करती हैं, जांच करती हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे
किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु होने पर दूसरा विवाह कर लिया, ठीक है। पहली पत्नी से उसे 5 वर्ष का बच्चा है, तो बच्चे का संरक्षक कौन होगा, ठीक है। तो बच्चे का जो संरक्षक होगा, अब उसने दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन जो बच्चा होगा वो तो पहली बीवी का है, तो वो किसके पास जाएगा, क्योंकि पिता जो है उसका क्या है, लीगली उसका पिता है, तो पिता जो होगा उसका संरक्षक होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखेंगे, विधि का शासन किस प्रकार कानूनी माना जाता है। तो विधि का जो शासन होता है ये सर्वोच्च कानूनी माना जाता है, सबसे ऊंचा जो है क्या है, कानूनी शासन माना जाता है। अगर विधि की बात की जाए तो विधि मतलब क्या है, विधि मतलब संविधान, ठीक है। तो यदि देश में सभी चीज़ें संविधान के अनुसार चलती हैं, विधि के अनुसार चलती हैं, तो ये क्या है, सबसे सर्वोत्तम प्रक्रिया है कि सारी चीज़ें सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि सभी चीज़ें संविधान के अनुसार चल रही हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, फायर भी किया गया हो, आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो आप भी सोचिए, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में भी आप बता सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, आप तुरंत क्या करेंगे, पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, यानी कि पुलिस को फ़ोन करेंगे, उसको सूचित करेंगे, जैसे भी आप कर सकते हैं कि मेरे समीप में ऐसा ऐसा कंडीशन है, और आकर के तत्काल आप जो है इसको देख सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है जनहित से तात्पर्य क्या है। तो जनहित से तात्पर्य है सार्वजनिक हित, यानी कि जिसमें जनता का हित हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपचार अपराधियों हेतु नहीं है। अपराधियों हेतु क्या है, रिमांड होम जो होता है, जैसे मान लो कि कोई अपराधी है और उसने कोई बहुत जघन्य अपराध कर दिया है, तो जघन्य अपराध कर दिया और उसको सज़ा हो गई बहुत लंबे समय के लिए, और उसके माता पिता भी, मान लो माता पिता दोनों ने क्राइम किया और बच गया अब बच्चा जो है नाबालिग है, उसके भरण पोषण के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे में बच्चों को रिमांड होम भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है, रिमांड होम भेज दिया जाता है। तो ये क्या है, पैरोल जैसी किसी ये जो है अपराधियों के सुधार हेतु कोई जगह नहीं है। ये क्या है कि ऐसे गार्जियन या संरक्षक जिनको सज़ा सुनाई गई है कानून के द्वारा, तो उनके बच्चे जो हैं मतलब किसी गलत रास्ते पे ना जाएं, इसलिए उन्हें रिमांड होम भेज दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं टैफ्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में अगला प्रश्न देखेंगे, एक विवाहिता को इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि उसका पिता कंगाल है, जो आज तक एक मोटरसाइकिल व कलर टीवी दहेज में न दे सका। निम्न में से कौन सा अपराध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। धारा 498A आईपीसी की जो है ये प्रावधान करती है कि यदि कोई दहेज के लिए किसी विवाहिता को प्रताड़ित करता है तो उसके लिए उसे 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने की धनराशि से दंडित किया जा सकता है। तो ये पॉइंट था। तो इस प्रकार से आपको लीगल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस पढ़ाए गए, और करंट अफेयर, जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस भी पढ़ाए गए, और इस प्रकार से हमारा 5वां जो है मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। तो यदि आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।